Hey, hi everyone, this is Sudhir Singh and welcome to my channel Mr. Adamant। आज की क्लास रहने वाली है बैंकिंग टर्मिनोलॉजी पे। ये फिफ्थ क्लास है बैंकिंग अवेयरनेस की बैच में। तो आज मैं बताने वाला हूँ वेरियस काइंड्स ऑफ बैंकिंग टर्मिनोलॉजी एंड कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं एनपीसीआई के, बैंकिंग के कौन कौन से प्रोडक्ट है, आरबीआई के कौन कौन से प्रोडक्ट है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहला है टाइप्स ऑफ बैंकिंग, कितने टाइप्स के बैंक होते हैं। इसमें सबसे पहला है ओवरसीज बैंकिंग। ओवरसीज बैंकिंग का बेसिकली मीनिंग ये है कि एक डोमेस्टिक बैंक होता है और वो डोमेस्टिक बैंक आउटसाइड ऑफ इंडिया में उसके ब्रांचेज है, वहाँ पे उसके ब्रांचेज ऑपरेट हो रहे। फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी बहुत सारे ब्रांचेज आउटसाइड ऑफ इंडिया भी है, तो वो ओवरसीज बैंकिंग के टाइप में आता है। देन सेकंड होता है मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग में का बेसिकली एम होता है कि फाइनेंशियल एडवाइस और कंसल्टेंसी सर्विसेज और भी जो वेल्थ मैनेजमेंट रिलेटेड सर्विसेज है वो लार्ज कॉरपोरेशन को देना या कोई वेल्दी इंडिविजुअल्स हो गए उनको देना, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब लार्ज कॉरपोरेशन है। इनको कई सारे बैंक और ये सारी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। थर्ड है डोर टू डोर बैंकिंग। डोर टू डोर बैंकिंग या डोर स्टेप बैंकिंग भी इसको बोलते हैं। ये केस में ये होता है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लोगों के घर घर जाके ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड करना। डोर स्टेप बैंकिंग का एक परफेक्ट एग्जांपल है बीसीज, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट। बहुत सारे बैंकों के पास बीसीज रहते हैं जो जहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज उपलब्ध नहीं होती, वहाँ पे जाके बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। और ये डोर टू डोर बैंकिंग बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए होता है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल बैंकिंग। यूनिवर्सल बैंकिंग का मतलब होता है सारी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के थ्रू। सारी बैंकिंग सर्विसेज का मतलब हुआ क्रेडिट कार्ड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, मर्चेंट बैंकिंग हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया और लोन्स और सेविंग अकाउंट। ये सारी सर्विसेज तो बैंक ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं, तो ये सारी सर्विसेज अंडर वन अम्ब्रेला। वो हो जाती है यूनिवर्सल बैंकिंग। नेक्स्ट है वर्चुअल बैंकिंग। वर्चुअल बैंकिंग का मीनिंग होता है कि बैंकिंग एक्टिविटीज करना विदाउट विजिटिंग अ ब्रांच। इसमें इंक्लूड कर सकते हैं एटीएम, जो ब्रांच में नहीं है, वहाँ पे जाके हम लोग कैश विड्रॉ कर सकते हैं। फिर मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ये सब भी वर्चुअल बैंकिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट होता है नैरो बैंकिंग। नैरो बैंकिंग का मतलब होता है कि जब कोई भी बैंक अपने फंड्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और रिस्क फ्री एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको नैरो बैंकिंग बोला जाता है। नेक्स्ट है इस्लामिक बैंकिंग। इस्लामिक बैंकिंग वो बैंकिंग एक्टिविटीज है जो बेसिकली वर्क करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ शरीयत लॉ। शरीयत लॉ ये बोलता है कि हमको इंटरेस्ट ना देना है ना लेना है। ये बेसिकली टू फंडामेंटल प्रिंसिपल पे वर्क करती है इस्लामिक बैंकिंग। फर्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा है इंटरेस्ट ना लेना है या ना देना है। ये हो गया इस्लामिक बैंकिंग। दीज आर द सेवन टाइप्स ऑफ बैंकिंग। नेक्स्ट है आईएफएससी। आईएफएससी का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आईएफएससी एक 11 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक कोड है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब इसमें नंबर्स और अल्फ़ाबेट दोनों है। ये 11 कैरेक्टर में फर्स्ट फोर अल्फा कैरेक्टर्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं बैंक नेम। जैसे कि एसबीआई का है फर्स्ट फोर कैरेक्टर एसबीआईएन, सेंट्रल बैंक का है सीबीआईएन। नेक्स्ट जो फिफ्थ कैरेक्टर रहता है वो हमेशा जीरो रहता है। नेक्स्ट लास्ट जो सिक्स कैरेक्टर रहते हैं वो ब्रांच कोड को डिफाइन करते हैं। आईएफएससी मेनली हम लोग यूज़ करते हैं अगर हमको एनईएफटी आरटीजीएस करना रहता है, तो हमको बैंक ब्रांच नेम की ज़रूरत रहती है, तो आईएफएससी हम लोग डालते हैं तो ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है बैंक एंड ब्रांच नेम। नेक्स्ट है MICR। MICR का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR टोटल 9 डिजिट का न्यूमेरिक कोड है, जिसमें फर्स्ट 3 डिजिट होता है सिटी, नेक्स्ट 3 डिजिट होता है बैंक नेम एंड लास्ट 3 डिजिट होता है ब्रांच। MICR बेसिकली हम लोग क्लियरिंग प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं।
सो MICR आपको दिखेगा ये चेक के नीचे, जो चेक में फर्स्ट 6 डिजिट नंबर रहता है वो चेक नंबर रहता है, उसके बाद जो 9 डिजिट नंबर रहता है वो MICR कोड रहता है। नेक्स्ट है बैंक अश्योरेंस। बैंक अश्योरेंस टर्म क्या होता है? तो बैंक अश्योरेंस टर्म को हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, बैंक प्लस इंश्योरेंस। सो ये बेसिकली बैंक और इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप है। सो ये टाई अप से ये होता है कि बैंक जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट सेल करती है थ्रू देयर ब्रांचेस। सो जैसा कि सेंट्रल बैंक का टाई अप है टाटा AIA के साथ। सो टाटा AIA के जितने भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने ब्रांचेस के थ्रू सेल करती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ATM। तो टाइप्स ऑफ ATM में सबसे पहला टाइप है ऑन साइट ATM। सो ऑन साइट ATM वो ATM होते हैं जो बैंक जहाँ पे बैंक की ब्रांच है उधर ही किसी कंपाउंड में वो ATM भी रहता है। सो ये बैंक ब्रांचेस के साथ ही रहते हैं ATM, सो उसको ऑन साइट ATM कहते हैं। नेक्स्ट है ऑफ साइट ATM। ऑफ साइट ATM बिल्कुल अपोजिट है ऑन साइट ATM का। सो जहाँ बैंक की ब्रांचेस नहीं होती है वहाँ पे ये ATM को स्टैंड अलोन बेसिस पे इंस्टॉल किया जाता है। सो ये वहाँ पे सिर्फ ATM सर्विसेज ही मिलती है। सो वो होता है ऑफ साइट ATM। नेक्स्ट है वर्क साइट ATM। वर्कसाइट ATM लाइक बहुत सारी कंपनीज होती है, इन्फोसिस, विप्रो और बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पे ATM दिया जाता है वहाँ के एम्प्लॉयज़ के लिए। सो कोई भी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे ATM इंस्टॉल किया गया है तो वो वर्कसाइट ATM के अंडर आता है। देन एक होता है मोबाइल ATM। सो जो ATM व्हीकल के अंदर रहता है वो कंटिन्यूअसली व्हीकल मूव करता है टू डिफरेंट लोकेशन, सो वो मोबाइल ATM के अंदर आता है। और ये सबसे पहला ATM मोबाइल ATM इंस्टॉल किया था ICICI बैंक ने। नेक्स्ट इज माइक्रो ATM। सो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट जो होते हैं वो बेसिकली बैंक के सर्विसेज डिलीवर करते हैं टू रिमोट एरियाज। तो उनके पास एक डिवाइस होता है, जो डिवाइस में कार्ड स्वाइप फैसिलिटी होती है और फिंगरप्रिंट स्कैनर रहते हैं, इसके थ्रू वो बैंकिंग सर्विसेज देते हैं। सो ये एक्टिविटी को ही माइक्रो ATM कहा जाता है जो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट करते हैं। नेक्स्ट होता है वाइट लेबल ATM। सो ये वाइट लेबल ATM सेटअप और ऑपरेट करती है नॉन बैंकिंग एंटिटीज, मतलब इसमें बैंक का कुछ भी रोल नहीं रहता। सो यहाँ पे बैंक की ब्रांडिंग भी नहीं रहती है, जो नॉन बैंकिंग एंटिटी कर रही है ये सारी चीज़ें उनके ब्रांडिंग रहती है वाइट लेबल ATM में। नेक्स्ट रहता है ब्राउन लेबल ATM। सो जैसा कि वाइट लेबल ATM नॉन बैंकिंग एंटिटी करती है, ब्राउन लेबल ATM में बैंक प्लस नॉन बैंकिंग एंटिटी दोनों के शेयर रहते हैं। सो ये बेसिकली होता है कि ये जो ATM का हार्डवेयर इज ओन्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर, बट जो कैश मैनेजमेंट एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी की चीज़ें होती है वो स्पॉन्सर बैंक रहता है, और ATM पे जो लोगो लगा रहेगा वो स्पॉन्सर बैंक का लगेगा। TCPSL जो टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सोल्यूशन लिमिटेड है, इसको RBI ने ऑथोराइज किया था वाइट लेबल ATM के लिए, और ये पहला था। सो जो पहला वाइट लेबल ATM इंस्टॉल किया गया था वो TCPCL के द्वारा किया गया था, और उसका ब्रांड नेम था इंडी कैश। तो ये इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सी कंपनी ने पहला वाइट लेबल ATM इंस्टॉल किया और ब्रांडिंग क्या थी उसकी। नेक्स्ट जो दो प्रोडक्ट बताऊंगा वो RBI के प्रोडक्ट है, पेमेंट सिस्टम बेसिकली NEFT एंड RTGS। सो फर्स्ट है NEFT। NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। सो NEFT में कोई भी लिमिट नहीं होती मिनिमम एंड मैक्सिमम की। सो देयर इज नो लिमिट इम्पोज बाय RBI फॉर फंड ट्रांसफर थ्रू NEFT सिस्टम। और NEFT सिस्टम के लिए जिसको भी पैसे भेजना है उनका बैंक अकाउंट होना चाहिए, और वो ब्रांच NEFT एनेबल होना चाहिए, तभी जाके पैसे भेज सकते हैं। और ये NEFT कैसे होता है? चेकबुक देना होता है या थ्रू कैश भी हम लोग NEFT कर सकते हैं। कैश एक स्लिप भर के NEFT होती है, और चेकबुक के थ्रू भी NEFT हो सकती है। चेकबुक के साथ एक NEFT का फॉर्म भरना होता है जिसमें
सारी डिटेल्स भरनी होती है बेनिफिशियरी की, जिसमें बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बेनिफिशियरी का फ़ोन नंबर, बेनिफिशियरी का नेम, बेनिफिशियरी का बैंक नेम, ये सारी चीज़ें भरनी पड़ती है। अ, अब जो एनईएफटी हम लोग करते हैं, जो थ्रू कैश होता है, उसकी लिमिट रहती है कि 50,000 पर ट्रांजैक्शन ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते जो थ्रू कैश करते हैं। अब जो एनईएफटी सिस्टम होता है वो अवेलेबल रहता है 24/7। और ये कब से अवेलेबल हुआ? 16 दिसंबर 2019 से 24/7 एनईएफटी अवेलेबल हुआ। एनईएफटी अवेलेबल होता है बैचेस में, हाफ हाफ आवर की बैचेस रहती है। सो टोटल 48 बैचेस हो गए। सो कोई भी अगर पेमेंट आता है तो वो कलेक्ट होता है पहले पेमेंट, और उसकी बैचेस बनती है। सो जब बैचेस रन होता है तो जितनी भी पेमेंट रहती है, लाइक एक बैच में 50 100 जितने भी रहे, वो एक बार में ट्रांसमिट हो जाता है। जब भी एनईएफटी अप्लाई करते हैं तो एक यूटीआर नंबर आता है, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, वो 16 कैरेक्टर कोड रहता है, वो एक पर्टिकुलर एनईएफटी के लिए। अब इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि एनईएफटी के ट्रांजैक्शन सक्सेस भी नहीं होते। सो उसके लिए पेनल्टी भी लगाई गई है। जैसे अगर एनईएफटी के ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हुए, सो अंडर 2 आवर्स बैंक को वो सेटलमेंट रिटर्न करने होते हैं। ये जिसने एनईएफटी अप्लाई किया हुआ है, अगर 2 आवर्स के अंदर वो पेमेंट नहीं रिटर्न होता है तो बैंक को पेनल्टी लगती है, जो कि है रेपो रेट प्लस 2% की पेनल्टी लगती है टिल जितना भी डिले हुआ वो टाइम के डिले के लिए। अब जो एनईएफटी के ट्रांजैक्शन आफ्टर बैंकिंग आवर्स होते हैं वो ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू होते हैं, जिसको कहते हैं एसटीपी मोड, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग मोड। अब एनईएफटी में ही एक सब प्रोडक्ट जैसा होता है इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम, जिसके थ्रू हम लोग इंडिया से नेपाल पैसे ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो ये स्कीम को लॉन्च किया गया था मई 2008 में फॉर क्रॉस बॉर्डर फंड ट्रांसफर टू नेपाल। सो उस टाइम ऐसा हुआ था कि बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर थे नेपाली ओरिजिन के, जो अपना पैसा सेंड करना चाहते थे, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया था इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम। सो ये स्कीम के थ्रू यही होता है कि उनका बैंक अकाउंट एनएसबीएल में होना चाहिए, नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड में, और उसमें उनके पैसे जाते हैं और वो पैसे उनको नेपाली करेंसी में ही मिलेंगे यहाँ से इंडियन करेंसी भेजने के बाद। अब ये इंडो नेपाल रेमिटेंस में दो मोड ऑफ ट्रांसफ़र है। पहला है ऑनलाइन मोड, सेकंड है ऑफलाइन मोड। सो ऑनलाइन मोड में लिमिट बढ़ा दी गई है, पहले 50 लैक्स थी, अब 2 लैक्स की लिमिट कर दी गई है, और 12 जो रेमिटेंसेस और ट्रांसफ़र थे पर ईयर उसको रिमूव कर दिया गया। अब ये ट्रांसफ़र लिमिटेड नहीं है। ऑफलाइन मोड में लिमिट सेम ही है, 50,000 रुपीज़ की लिमिट है एंड 12 रेमिटेंसेस पर ईयर है। अब इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम ये एक सेक्शन के थ्रू बनाया गया था, जो है सेक्शन 10(2) ऑफ सेक्शन 18 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत, और ये लागू किया गया था अक्टूबर 1 ऑफ 2021। नेक्स्ट है आरटीजीएस। आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। सो रियल टाइम मीन्स जैसे ही पेमेंट रिसीव होता है वैसे ही ट्रांसफ़र होता है। ग्रॉस सेटलमेंट मतलब पेमेंट को इंडिविजुअली ट्रांसफ़र करते हैं, एनईएफटी जैसा नहीं जहाँ पे बैच ट्रांसफ़र होता था। सो ये आरटीजीएस भी अवेलेबल है 24/7 फ्रॉम 14 दिसंबर 2020। आरटीजीएस में एक लिमिट होती है कि ये लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। सो इसमें मिनिमम 2 लाख ट्रांसफ़र करना चाहिए, मतलब 2 लाख से कम करना है तो वो एनईएफटी के थ्रू ही होगा, और आरटीजीएस में मैक्सिमम लिमिट कुछ भी नहीं है। अब आरटीजीएस में भी फेल पेमेंट के लिए सेम है जैसा एनईएफटी में था। सो अगर कुछ फेल पेमेंट होता है तो वो अंडर 2 आवर्स रिटर्न करने हैं। अगर वो नहीं रिटर्न हो पाता है तो आरबीआई का जो रेट है, रेपो रेट प्लस 2% की पेनल्टी बैंक को देनी पड़ती है। आरटीजीएस में भी एक यूटीआर नंबर आता है जो 22 कैरेक्टर कोड का रहता है। अब आरटीजीएस भी ऑनलाइन ये ऑटोमेटिक है। सो आफ्टर वर्किंग आवर्स ये स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग मोड के थ्रू ट्रांसफ़र होता है।
अब NEFT एंड RTGS में क्या डिफरेंस है? सो NEFT RTGS का फुल फॉर्म जो है, फिर NEFT में बैच ट्रांसफ़र होता है, हाफ एन आवर की बैच होती है। RTGS में इंस्टेंट ट्रांसफ़र होता है। NEFT में मिनिमम लिमिट नहीं है, RTGS में मिनिमम लिमिट है 2 लाख रुपीज़ की, और दोनों में मैक्सिमम लिमिट नहीं है। अब नया है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट की इंडिया में। सो NPCI को फाउंड किया गया था 2008 में, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। NPCI की दो सब्सिडरी है, NPCI भारत बिल पेमेंट लिमिटेड एंड NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। और NPCI को बनाया गया था पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के थ्रू, 2007 जो एक्ट था उसके थ्रू NPCI को बनाया गया था। अब एक पेमेंट स्कीम है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये NPCI का प्रोडक्ट है जिसको लॉन्च किया गया था 22 नवंबर 2010 को बाय श्यामला गोपीनाथ। ये भी 24/7 इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है मोबाइल फोन के थ्रू। सो कोई भी बैंकिंग ऐप है उसमें जाओगे तो देखोगे कि IMPS का एक टूल रहता है जिसमें जाके बेसिकली बेनिफिशियरी की डिटेल्स डालनी होती है और कितने रुपए ट्रांसफर करने वो डालने रहते। इसमें मैक्सिमम लिमिट ₹5 लाख की है। अब IMPS में क्या होता है, एक VPA का भी ऑप्शन रहता है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का, जिसको यूज करके भी हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। सो उसमें हमको अकाउंट नंबर और IFSC कोड की का यूज नहीं रहता, डायरेक्ट VPA के थ्रू भी ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये भी NPCI का प्रोडक्ट है। इसमें क्या होता है कि एक UPI ID क्रिएट होती है, जैसा कि मोस्ट ऑफ द ऐप में देखे होंगे कि मोबाइल नंबर यूज़ करके UPI ID क्रिएट होती है, और वो UPI ID के थ्रू हम लोग अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या किसी और को ट्रांसफ़र करना है तो उनका UPI ID यूज़ करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं रुपीज़। नेक्स्ट है भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी। सो भीम एक पेमेंट ऐप है जो कि यूज़ होता है ट्रांजैक्शंस के लिए यूजिंग UPI। सो गूगल, जैसा कि गूगल पे हुआ, फ़ोन पे हुआ, वैसी सिमिलर भीम है जो UPI यूज़ करता है फंड ट्रांसफ़र के लिए। भीम भी NPCI का प्रोडक्ट है। भीम को PM नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था 30 दिसंबर 2016 को, फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटली एम्पावर करने को इंडिया के लिए। अब भीम ऐप सपोर्ट करता है करेंटली 20 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश। नेक्स्ट है पाई। पाई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट है जो कि अवेयरनेस क्रिएट करता है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ NPCI लाइक फास्टैग, रुपे, UPI, AEPS एक्सेट्रा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है AEPS, आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम बेसिकली इसलिए लाया गया था कि आधार कार्ड यूज़ करके बेसिक बैंकिंग सर्विसेज ले पाए कस्टमर्स थ्रू BC और एनी अदर एजेंसीज। सो AEPS भी NPCI का प्रोडक्ट है। सर्विसेज जो AEPS ऑफर करता है वो है कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी, आधार टू आधार फंड ट्रांसफ़र, मिनी स्टेटमेंट ऑथेंटिकेशन एंड भीम आधार पे। जो इनपुट रिक्वायर्ड है वो है बैंक नेम, आधार नंबर एंड फिंगरप्रिंट बिफोर ट्रांसफर। नेक्स्ट है भीम आधार पे। भीम आधार पे भी NPCI का प्रोडक्ट है। भीम आधार पे बेसिकली मर्चेंट यूज करते हैं टू रिसीव डिजिटल पेमेंट, कस्टमर से डिजिटल पेमेंट के लिए यूजिंग आधार ऑथेंटिकेशन। सो अगर मर्चेंट्स को यूज़ करना है भीम आधार पे तो उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन रहना चाहिए यूजिंग, और उसमें भीम आधार ऐप रहना चाहिए, और उसके साथ साथ एक बायोमेट्रिक स्कैनर भी रहना चाहिए जिससे वो आधार नंबर का लिंक जो बैंक अकाउंट है उसके थ्रू पेमेंट ले पाए। अब नेक्स्ट है NETC, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन। सो ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन भी NPCI का प्रोडक्ट है जो कि लाया गया था। जो टोल्स इकट्ठा होते वो पहले ऑफलाइन होते थे, अब उसको डिजिटल पेमेंट करने के लिए ये NETC का लाया गया था NPCI के थ्रू। सो बेसिकली इसमें रहता है एक फास्टैग डिवाइस रहता है जो ऑपरेट करता है RFID पे, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पे।
तो वो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के थ्रू ही वो पेमेंट हो जाते हैं, कोई भी ऑफलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होता। सो RFID कार्ड बेसिकली हर एक गाड़ी के विंड स्क्रीन पे होता है, और वो जैसी गाड़ी पास होती है वहाँ से ये RFID के थ्रू हो जाता है पेमेंट। अब फास्टैग मैंडेटरी किया गया है 15 फरवरी 2021 से। नेक्स्ट एनपीसीआई का प्रोडक्ट है रुपे। रुपे एक कार्ड पेमेंट स्कीम है। रुपे कॉइनेज ऑफ टू टर्म है, जो कि है रूपी प्लस पेमेंट। रुपए का एडवांटेज है लो कार्ड एंड अफोर्डेबिलिटी है, मतलब इसका प्राइस वेरी लेस है एज कंपेयर टू द वीज़ा एंड मास्टर कार्ड। एंड इसमें ये होता है कि ये रुपए इंडिया का ही कार्ड पेमेंट स्कीम है, सो इसमें इंफॉर्मेशन सिक्योर रहती है इंडियंस की। अब रुपए को इंटरनेशनलाइज भी किया जा रहा है, सो काफ़ी कंट्री में रुपए को इंटरनेशनलाइज किया गया, जैसे कि उसमें सिंगापुर, भूटान, मालदीव्स, यूएई, बहरीन एंड म्यांमार है। नेक्स्ट है कोर बैंकिंग सोल्यूशन, CBS। सो CBS एक बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने होते हैं। सो बैंकिंग ट्रांजैक्शन का मतलब हुआ ATM अप्लाई करना है, NEFT, RTGS करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है, तो वो CBS में ही डालना रहता है। सो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर है बैंकिंग के लिए। सो इसमें कोर का फुल फॉर्म होता है सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। सो ये बेसिकली फास्ट कम्युनिकेशन के लिए किया गया था। पहले जैसे कि रजिस्टर्स में होते थे तो उसमें ढूंढना पड़ता था सारी एंट्रीज, बट अब डायरेक्टली सारी एंट्रीज CBS में ही हो जाती है। अब केवाईसी एक नो योर कस्टमर है। इससे क्या होता है कि कस्टमर की जो लेटेस्ट डिटेल्स रहती है वो बैंकों को मिलती रहती है। सो ये बेसिकली एक टूल है कंट्रोल करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि जो भी ब्लैक मनी रहता है उसको इलीगल तरीके से वाइट मनी में कन्वर्ट करना। सो ये केवाईसी उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो केवाईसी के लिए 3 ही प्रूफ लगते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रूफ है फोटोग्राफ, दूसरा प्रूफ है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, और तीसरा प्रूफ है प्रूफ ऑफ एड्रेस। अब केवाईसी की भी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है कस्टमर टाइप्स पे। जैसा कि हाई रिस्क कस्टमर है तो एक बार केवाईसी करना है हर एक 2 इयर्स में। मीडियम रिस्क कस्टमर है तो 8 इयर्स में करना है। लो रिस्क कस्टमर है तो 10 इयर्स में करना है। सो नॉर्मल पब्लिक के लिए लो रिस्क कस्टमर ही यूज़ करते हैं। हाई रिस्क और मीडियम रिस्क जो भी बिजनेसमैन वगैरह रहते हैं उनके लिए ये दोनों में से एक कस्टमर टाइप चूज़ किया जाता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है एनपीसीआई का *99#। सो पहले कैसे होता था कि जो भी स्मार्टफोन ऐप्स है वहीं से पेमेंट होती थी, एक मोबाइल ऐप होता था उसके थ्रू पेमेंट होती थी। बट अब जो जिनके पास बेसिक फ़ोन्स है वो इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग नहीं यूज़ कर पाते, तो उनके लिए ये *99# एक सर्विस लाई गई थी, जिसके थ्रू वो बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक यूएसएसडी है। यूएसएसडी का मतलब अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। इसके थ्रू वो बैंक के फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं यूज बाय डायलिंग *99# इन देयर मोबाइल फोन्स। अब उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई सेंडिंग मनी यूजिंग मोबाइल नंबर, सेंडिंग मनी यूजिंग UPI ID, सेंडिंग मनी यूजिंग आधार नंबर, सेंडिंग मनी यूजिंग अकाउंट नंबर। अब नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई अकाउंट बैलेंस चेक करना, UPI पिन सेट करना, UPI पिन चेंज करना, लास्ट 5 ट्रांजैक्शन चेक करना। वैल्यू एडेड सर्विस हो गई लाइक आधार लिंकिंग का स्टेटस जानना एंड PMJDY का अकाउंट ओवरड्राफ्ट स्टेटस जानना। अब नेक्स्ट एनपीसीआई का प्रोडक्ट है भारत बिल पे। सो भारत बिल पे एक बेसिकली बिल पे करने के लिए एक सॉल्यूशन बनाया गया था, वन स्टॉप सॉल्यूशन। सो यहाँ से कोई भी बिल पे कर सकते हैं एनी टाइम एंड एनीवेयर। सो ये एक एनपीसीआई का प्रोडक्ट है। इसमें RBI एक भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट BBPCU बनाता है, जो कि एनपीसीआई है, और यही रेस्पॉन्सिबल होता है सारे बिजनेस स्टैंडर्ड्स, रूल्स एंड प्रोसीजर बनाने के लिए भारत बिल पे के लिए। नेक्स्ट है CTS, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। सो पहले ऐसा होता था कि जितने भी क्लियरिंग के लिए चेक आते थे वो फिजिकल मोड के थ्रू ट्रांसफ़र करने पड़ते थे, जिसमें काफ़ी टाइम लग जाता था। उसके लिए चेक ट्रंकेशन सिस्टम लाया गया था टू स्टॉप द फिजिकल मूवमेंट ऑफ द चेक।
सो चेक ट्रंकेशन सिस्टम में MICR का यूज़ होता है, 9 डिजिट का जो रहता है, जिसमें चेक को स्कैन करते हैं और वो स्कैनिंग जाती है, मतलब जहाँ पे भेजना रहता है वहाँ पे स्कैनिंग सेंड कर दी जाती है। सो इससे ये होता है कि बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, जिसमें फास्टर रियलाइजेशन एंड क्रेडिट, बैंकों में पैसा जल्दी चला जाता है, जोग्राफिकल डिपेंडेंसी कम होती है, मतलब चेक भेजने नहीं पड़ते। फिर चेक जो लॉस्ट होता था पहले फिजिकल ट्रांजैक्शन में और फट जाता था, वो भी हट गया, और फास्टर कस्टमर सर्विस होती है इसकी वजह से। नेक्स्ट है NIPL, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। सो NIPL का एक ही वर्क रहता है कि जितनी भी NPCI के प्रोडक्ट्स है, लाइक रुपे, UPI और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, उनको इंटरनेशनलाइज करना दूसरी कंट्री, ताकि वो प्रोडक्ट्स यूज़ कर पाए। नेक्स्ट है नच, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। सो नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस और नच को इसलिए लाया गया था कि पहले ऐसा होता था कि बहुत सारे हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन, मतलब एक ही ट्रांजैक्शन बार बार करने पड़ते थे, या एक ही ट्रांजैक्शन हर महीने करने पड़ते थे, सो वो रिपीटेटिव और पीरियोडिक हो जाते थे। सो वो ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली हो जाए, बल्क ट्रांजैक्शन और ये बहुत सारी चीज़ें, तो उसके लिए नच को लाया गया था। अब ये बल्क ट्रांजैक्शन में इंक्लूड होते हैं, जैसे गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, डिविडेंड्स देती है, इंटरेस्ट देती है, सैलरीज देती है एम्प्लॉयज़ को, और पेंशन देती है। और जैसे कि आम पब्लिक ने लोन लिया है तो वो भी नच के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकता है एवरी मंथ। सो इसके लिए ही नच लाया गया था। सो दिस इज़ अ बेसिक अबाउट नच। नेक्स्ट है MDR, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। सो कहीं भी मर्चेंट जो पेमेंट लेते हैं थ्रू कार्ड, ATM कार्ड और क्रेडिट कार्ड, सो वो पेमेंट पे कुछ चार्जेस लगते हैं, वही चार्जेस को मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं, जो बैंक फी लगती है एवरी पेमेंट पे मर्चेंट को। सो ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट को ट्रांजैक्शन डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। नेक्स्ट टर्म्स है चेक ड्रॉअर, चेक ड्रॉई एंड चेक पेई। अब ड्रॉअर कौन होता है? ड्रॉअर जो होता है वो ओनर ऑफ द चेक। सो चेक पे किसी का भी नाम लिखा होता है नीचे, या जो चेक साइन करता है वो होता है ड्रॉअर। ड्रॉई होता है जो पेमेंट देता है, सो पेमेंट बैंक देता है, सो बैंक ड्रॉई होते हैं। पेई वो होता है जो पेमेंट रिसीव करता है, मतलब बैंक में जाके अगर मैंने चेक दिया और मुझे पेमेंट मिला तो मैं पेई हो गया। अब टाइप्स ऑफ चेक, कितने चेक्स के टाइप्स होते हैं? सो सबसे पहला है बियरर चेक। बियरर चेक में और बियरर लिखा रहता है चेक के साइड में, और ये चेक के ट्रांजैक्शन रिस्की होते हैं, क्योंकि ये चेक कैसा होता है कि अगर मैंने दिया और मैं पेमेंट कलेक्ट कर सकता हूँ वो चेक के थ्रू, तो अगर ये चेक लॉस्ट हुआ तो इसमें फाइंडर ऑफ द चेक ये चेक का पेमेंट कलेक्ट कर सकता है, तो ये बियरर चेक थोड़े रिस्की होते हैं। सो ये बियरर चेक की इमेज है जिसमें और बियरर लिखा हुआ है। नेक्स्ट होता है ऑर्डर चेक। सो ऑर्डर चेक मतलब और ऑर्डर लिखा हुआ रहता है, या और ऑर्डर को और बियरर को कट कर देते हैं तो वो और ऑर्डर चेक हो जाता है। अब ये चेक के केस में क्या, जो पेई का नाम लिखा रहता है उसको ही पेमेंट कैश रिसीव कर सकता है, और ये चेक में ये चेक इंडोर्स भी कर सकते हैं। इंडोर्स की मीनिंग होती है कि ये पेई को चेक मिला तो वो पेई किसी और को देना चाहता है, तो जो चेक का ओनर है ये पीछे उसका नाम और अकाउंट नंबर लिख के वो इंडोर्स कर सकते हैं ताकि पेमेंट उसको मिले। नेक्स्ट होता है क्रॉस चेक। सो क्रॉस चेक का मीनिंग क्या होता है कि चेक की कॉर्नर में दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी होती है, जिसकी वजह से वो क्रॉस चेक बन जाता है। क्रॉस चेक का ये एडवांटेज होता है कि इसमें कैश नहीं मिल सकता बैंक से, ये डायरेक्टली पेई का जो नाम लिखा रहता है उसके अकाउंट में ये डायरेक्टली हो जाता है, अमाउंट चला जाता है। अब ये चेक को एंडोर्स भी कर सकते हैं। अब ये क्रॉस चेक की इमेज है जिसमें कॉर्नर में दो पैरेलल लाइंस खींची हुई है, सो ये डायरेक्टली अंकित शर्मा के अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट है अकाउंट पेई चेक। अकाउंट पेई चेक का भी सिमिलर है क्रॉस चेक में, ये क्रॉस चेक जैसा करना है, उसके बीच में अकाउंट पेई लिख देना है। ये भी पेई के अकाउंट में जाता है डायरेक्टली, एन कैश नहीं कर सकते, और पेई चेक इंडोर्स नहीं कर सकते हैं। सो ये इसमें एक चीज़ है कि इसको इंडोर्स नहीं कर सकते।
नेक्स्ट है एंटी डेटेड चेक। एंटी डेटेड चेक रेगुलर चेक होता है, मतलब चेक पे जो डेट लिखी रहती है वो आज के पहले की डेट रहती है। जैसे आज 28/7/2020, लाइक आज 30 जुलाई है तो चेक पे डेट 28 जुलाई लिखी हुई है। नेक्स्ट होता है पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक फ्यूचर डेटेड चेक होता है, मतलब उस पे फ्यूचर डेट लिखा होता है जिसकी वजह से वो चेक को इंडोर्स नहीं कर सकते जब तक वो चेक को एनकैश नहीं कर सकते जब तक वो डेट नहीं आती। नेक्स्ट चेक होता है स्टेल चेक। स्टेल चेक का मतलब होता है वो चेक यूज़ नहीं हो सकता कभी, क्योंकि उस पे जो डेट लिखी है वो 3 मंथ बैक की डेट है, तो वो चेक एक्सपायर हो गया है, सो वो चेक को स्टेल चेक कहते हैं। नेक्स्ट है स्विफ्ट। स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है अंडर बेल्जियम लॉ। इसको फाउंड किया गया था 1973 में और हेडक्वार्टर है ला हुल्प बेल्जियम में। अब स्विफ्ट एक सोसाइटी है और मतलब ये एक नेटवर्क प्रोवाइड करता है, जिससे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहते जो भी वर्ल्ड में है वो सेंड कर सकते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का डेटा एंड रिसीव कर सकते हैं फाइनेंशियल ट्रांसफर का इंफॉर्मेशन का डेटा यूजिंग अ सिक्योर एंड रिलायबल इन्वायरमेंट। सो वो भी जो स्विफ्ट का डेटा आता है वो एक स्विफ्ट कोड के थ्रू आता है जो कि 8 और 11 कैरेक्टर्स का होता है। सो फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स बताता है बैंक कोड, नेक्स्ट 2 लेटर्स बताते हैं कंट्री कोड, नेक्स्ट 2 लेटर्स बताते हैं सिटी कोड एंड लास्ट 3 लेटर्स जो ऑप्शनल रहते हैं वो बताते हैं ब्रांच कोड। अब नेक्स्ट है आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक। सो ये रीजनल रूरल बैंक को फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ही लाया गया था कि जो रूरल एरियाज है वहाँ पे सारी बैंकिंग सर्विसेज मिले। सो रीजनल रूरल बैंक को एस्टैब्लिश किया गया था 2 अक्टूबर 1975 को, और इसको रिकमेंड करने वाली जो कमेटी थी वो नरसिम्हन कमेटी थी। अब इनिशियली 5 आरआरबीज को एस्टैब्लिश किया गया था जिसमें एक मुरादाबाद यूपी में, एक गोरखपुर यूपी में, एक भिवानी हरियाणा में, एक जयपुर राजस्थान में एंड पांचवा था मालदा वेस्ट बंगाल में एस्टैब्लिश किया गया था। अब जो प्रथमा बैंक है ये फर्स्ट आरआरबी था जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 2 अक्टूबर 1965 को मुरादाबाद यूपी में। सो ये प्रथमा बैंक को पहले स्पॉन्सर करता था सिंडिकेट बैंक, अब उसको स्पॉन्सर करता है पंजाब नेशनल बैंक। अब शेयर कैपिटल आरआरबीज में कुछ इस तरह से डिफाइन होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर रहता है 50%, स्टेट गवर्नमेंट का रहता है 15% एंड स्पॉन्सर बैंक जैसे कि प्रथमा में पंजाब नेशनल बैंक है उसका 35% शेयर है। सो ये क्राइटेरिया मेट करनी होती है आरआरबीज को। सो ये पूरा सेशन था बैंकिंग टर्मिनोलॉजी का। सो ये सेशन में अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं आंसर कर दूंगा, या मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी ऊपर लिखी है वहाँ भी पूछ सकते हो। और ये पीडीएफ मैं डालूंगा अपने वेबसाइट पे MRADAMANT.in पे, उसके डाउनलोड सेक्शन में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।